अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, क्लास नंबर उसका फर्स्ट है। क्लास शुरू करने से पहले मैं क्लियर करूं कि जो भी आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियोस हैं वो इस चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका नाम होगा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, आप वहां से इजीली आपका सारा क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का वीडियो आप ढूंढ पाएंगे वहां से, ठीक है। और इजीली आपको कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा कि जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगा वो फुली डिटेल्ड होगा, नो शॉर्टकट, मार्क्स भी आएगा आपको और अंडरस्टैंडिंग भी होगा, ठीक है। और सब कुछ हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो फुली फ्रॉम एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा 4, नाम है इसका बिजनेस सर्विसेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे बात किस चीज का होगा, सर्विसेज से रिलेटेड बात होगा यहाँ पे, ठीक है। एज यूजुअल शुरू में ये हर चैप्टर के शुरू में कुछ केस स्टडी देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन क्रिएट होगा। फर्दर हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे, उसी क्वेश्चंस को, फिर उन क्वेश्चंस का वहां पे चैप्टर्स में आंसर मिलने वाला है। तो एक बार पढ़ लेते हैं ये। All of us have seen a petrol pump. Have you ever thought how a petrol pump owner does his business in a village? How he gets the petrol and diesel to the village in the interior? How he gets the money to purchase large quantity of petrol and diesel? How he communicates to petrol depots for requirement and also to the customers? How he safeguards himself from the various risks associated with the business? ठीक है, यानी आपने पेट्रोल पंप देखा होगा और कुछ पेट्रोल पंप बहुत ही दूर दराज इलाके में यानी गांव में भी होते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि वो जो उतना गांव के अंदर वो बिजनेस है उसको पैसा कहाँ से मिलता होगा? वो अपने जो भी जहां से भी पेट्रोल डिपोट्स होते हैं जहां से वो परचेज करते हैं पेट्रोल्स, उनसे कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस में रिस्क होता है, उससे कैसे वो अपने आप को सेफगार्ड करता होगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन है, क्या, बिजनेस सर्विसेज। यानी इन सभी काम के लिए कोई ना कोई सर्विस लेता है, वो हम आगे देखेंगे। या यहीं पे ये कुछ बता रहे हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी टू द पेट्रोल पंप इज कैरिड आउट बाय द ट्रेन एंड टैंकर्स, ठीक है। यानी जो ऑयल रिफाइनरीज होते हैं वहां से लेके पेट्रोल पंप तक जो तेल पहुंचाया जाता है, पेट्रोल और डीजल पहुंचाया जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाया जाता है। उसके लिए मे बी ट्रेन यूज किया जाए या टैंकर्स और ट्रक्स यूज किया जाए, ठीक है। कुछ ट्रक्स भी होते हैं जो वो लिक्विड टाइप कमोडिटी के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए वो टैंकर भी यूज होते हैं, ठीक है। यानी वो ट्रक जिसके पीछे लिक्विड के लिए पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है। They are then stored at a various depot of oil company। और बहुत सारी पहले रिफाइनरी से कहाँ आएगा, ऑयल डिपोट्स पे, और फिर वहां से पेट्रोल पंप तक आता है, ठीक है। सिचुएटेड इन ऑल मेजर टाउन्स एंड अक्रॉस इंडिया। और वो जो ऑयल डिपोट है वो कौन सा सर्विस देता है मुझे, वेयर हाउसिंग का, यानी स्टोरेज फैसिलिटी देता है, ठीक है। और जो डिपोज होते हैं वो ऑल मेजर टाउन्स में होता है। पेट्रोल पंप ऑनर यूज पोस्टल मेल एंड टेलीफोन फैसिलिटी टू बी इन टच विद द कस्टमर। ये सारे सर्विसेज वो यूज करता है, फोन का, मेल का और पोस्टल सर्विस, ताकि वो अपने कस्टमर से, अपने बैंक से और डिपोट से हमेशा कम्युनिकेट करता रहे रेगुलर बेसिस पे। इसको बोलेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज। यानी धीरे धीरे यहाँ से ये डिफाइन कर रहे हैं कि सर्विसेज किन किन टाइप्स का होता है। पहला हमने पढ़ा वेयर हाउसिंग, उससे भी पहले ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पढ़ा था हमने, फिर वेयर हाउसिंग, फिर तीसरा हो गया कम्युनिकेशन सर्विसेज। इन्हीं सर्विसेज और भी कुछ आगे आएंगे, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस सर्विस, इन्हीं सर्विसेज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एज ऑल कंपनी ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट एज डीजल ऑन एडवांस पेमेंट, द ओनर have to take loan and advances from the bank to fund their purchases। अच्छा, जो पेट्रोल पंप का ओनर होता है उसको लोन भी लेना पड़ेगा, उसके लिए वो कौन सा सर्विस यूज करता है, बैंकिंग सर्विस। पेट्रोल पंप बीइंग हाईली रिस्की प्रोडक्ट, बहुत रिस्क होता है, आग लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो इंश्योरेंस भी कराएगा ताकि एक रिस्क को वो कवर कर सके। यानी लॉस अगर हो रिस्क की वजह से तो उसको इंश्योरेंस कंपनी फिर पैसा बियर कर लेती है उसका, ठीक है। उसके लिए उस ऑनर को रेगुलरली एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़े। Thus we see that a single business of providing petrol and diesel at the petrol pump is actually a collective outcome of various businesses services। यानी छोटा एक पेट्रोल पंप बहुत सारे सर्विसेज यूज करता है, ये यानी सारे ही सर्विसेज यूज कर लेता है।
These services are being utilized in entire process of the shipment of the petrol from the oil refinery to the point of sale at the petrol pump spread across the length and breadth of India. ठीक है, सिंपल समझ गए। यानी बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, मेनली 5 सर्विस है जिसको कि बिजनेसेस में यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि कि बिजनेस को सही तरीके से रन किया जा सके, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन का, ठीक है, किस चीज का? इंट्रोडक्शन। You must all have at some time or the other experienced the effect of business activity on your life. Let us examine few example of business activity, that is purchasing of ice cream. यानी आपने बहुत बार बिजनेस एक्टिविटी के साथ आपका रूबरू हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आइसक्रीम खरीदा, फिर भी कोई आपने एक तरह का बिजनेस एक्टिविटी किया, ठीक है, from a store and eating ice cream in the restaurant, watching a movie in the cinema hall, or purchasing a video cassette CD, purchasing a school bus and leasing it from a transporter. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? ये सारा एक बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। If you analyze all this activity, you will observe that there is a difference between purchasing and eating, purchasing and watching, and purchasing and leasing. इन सभी में बहुत ही डिफरेंस है। What is common in all of them is that one is purchasing an item and in the other experiencing a services. इसमें किसी में आपने क्या किया? देखिए, अगर आपने किसी स्टोर से आइसक्रीम खरीदा है तो आपने यहाँ पे सामान खरीदा, लेकिन अगर आपने एक आइसक्रीम खाया किसी रेस्टोरेंट में तो आपने आइसक्रीम तो खरीदा ही खरीदा, उसके साथ साथ उस रेस्टोरेंट का कुछ सर्विस था कि आप उसके ऑफिस उसके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, वो एक सर्विस हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर आपने वीडियो कैसेट खरीदा तो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन अगर आपने फिर किसी मूवी हॉल में सिनेमा देखा तो वो आपने सर्विस लिया वहां पे, ठीक है। तो दो तरह का चीज होता है, क्या क्या? What is common in all of them is that one is purchasing an item. एक जगह आप कोई आइटम या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और दूसरी जगह आप सर्विस एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी सर्विस ले रहे हो, ठीक है। But there is definitely a difference between the item of goods and the services performed. ठीक है, यानी गुड्स और सर्विसेज दोनों में डिफरेंस होता है। For a lay person, services are essentially intangible, ठीक है। Their purchase doesn't result in ownership of the anything physical. यानी सर्विसेज के केस में क्या होता है? जब मैं सर्विस लेता हूं तो मेरे पास कोई सामान नहीं आता, कोई फिजिकल कमोडिटी नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ओनली सीक एडवाइस फ्रॉम अ डॉक्टर, यू कैन नॉट परचेज इट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर का मेडिकल सर्विस लेते हैं। आप ऐसा नहीं कि डॉक्टर को 100 रुपया दिया फ्री में और आप बोलेंगे कि डॉक्टर अब आपको मैंने खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे मेडिकल एडवाइस लेते हैं, उससे मेडिकल सर्विस लेते हैं, ठीक है। Services are all those economic activities that are intangible and imply an interaction to be realized between the service provider and the customer. इसमें क्या होता है? सर्विस में क्या होता है? सर्विस एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी पैसे से रिलेटेड है। इसमें कोई भी टेंजिबल कमोडिटी नहीं होता, ये टोटली जो भी होता है दैट आर इनटेंजिबल, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर के बीच का इंटरेक्शन होता है उसमें, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। फिर सर्विसेज आर those separately identifiable essentially intangible activity that provide satisfaction of wants and are not necessarily linked to the sale of product or another services. इसमें क्या होता है? Separately identifiable. देखिए, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हैं तो आपको दिखेगा कि आप सर्विस अवेल कर रहे हैं, लेकिन मतलब फील होगा, कहने का मतलब आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ जी मुझे सर्विस मिल रहा है। अगर मैं किसी सिनेमा हॉल में बैठ के सिनेमा देख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं फील तो कर रहा हूँ कि मैंने कुछ सर्विस लिया, यानी सेपरेटली उसको आइडेंटिफाई तो कर सकता है, लेकिन कोई भी टेंजिबल नहीं, वो इनटेंजिबल होता है, यानी देख नहीं सकते लेकिन उसको फील कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। A good is a physical product capable of being delivered to a purchaser and involves the transfer of ownership from seller to customer. On the contrary, देखिए, जब आप ये याद कर लीजिएगा, मैं जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ उसको कोशिश करिएगा याद कर लेंगे, और जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आप पढ़िएगा 2-4 बार, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ गुड इज अ फिजिकल प्रोडक्ट कैपेबल ऑफ बीइंग डिलीवर्ड टू द परचेजर एंड इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। जब आप कोई गुड यानी प्रोडक्ट या आइटम खरीदते हैं तो उसमें आपको जो सेलर होता है वो क्या देता है, एक कोई फिजिकल चीज देगा, यानी जो आपको दिखेगा और फील तो ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप सर्विस लेंगे तो वहां पे कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आपका गुड्स होगा तो इस केस में आपको ऑनरशिप मिलेगा उस प्रोडक्ट का जो आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन जब आप सर्विस लेते हैं तो सर्विस के केस में कोई भी ऑनरशिप नहीं मिलता, बस आप सर्विस ले लिए, बात खत्म। जो हमने डॉक्टर का एग्जांपल लिया था, डॉक्टर से अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन आपका प्रोडक्ट होगा, उसका आपके पास ऑनरशिप मिलेगा, लेकिन डॉक्टर से जब आप एडवाइस लेते हैं तो आप केवल उसका सर्विस ले रहे हैं, उस डॉक्टर को आप नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, प्रोडक्ट और सर्विसेज में। आगे आएगा भी डिफरेंस पे, डिफरेंस देखेंगे वहां पे, ठीक है। गुड्स आर ऑल्सो जनरली यूज टू रेफर टू कमोडिटी और आइटम ऑफ ऑल टाइप्स एक्सेप्ट सर्विसेज इन्वॉल्व इन ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ सर्विस, यानी कि सिंपल नेचर, फीचर, ये सब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज क्या होता है। There are 5 basic features of services. These features also distinguish them from goods and are known as the 5 I's of services. These are discussed below. 5 I's यानी सभी I से शुरू होंगे, 5 I's, ठीक है। सर्विसेज के 5 I's हैं ये। तो पहला आई है इंटेंजिबिलिटी। ऑलरेडी हमने बात कर लिया है क्या, कि वो इंटेंजिबल है, यानी वो दिखने वाला नहीं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दे कैन नॉट बी टच्ड, दे आर एक्सपीरियंशियली इन नेचर, यानी एक्सपीरियंशियल, यानी केवल आप उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंटेंजिबल होता है। वन कैन नॉट टेस्ट डॉक्टर्स ट्रीटमेंट और टच entertainment, one can only experience it, and an important implication of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption and therefore purchase, ठीक है। It is therefore important for the service provider that they consciously work on creating a desired services so that the customer undergoes a favorable experience. For example, treatment by a doctor should be favorable experience. सिंपल बात बोल रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होता है, इंटेंजिबल, सॉरी सर्विसेज इंटेंजिबल होता है। ऑन द कंट्ररी जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो टेंजिबल होता है, ठीक है। दूसरा आई है इसका इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। आगे देखते हैं, द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ services inconsistency. Since there is no standard tangible product, the services have to be performed exclusively each time. Different customers have different demand and expectations. Services providers need to have an opportunity to alter their offer to closely meet the requirement of the customer. This is happening, for example, in case of mobile services. देखिए, जो सर्विसेज होता है ना, जैसे अगर कोई आप प्रोडक्ट खरीदने जाए, आप अगर मान लीजिए आईफोन 11 अगर खरीदने गए तो हर बार आईफोन 11 खरीदेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर से सर्विस लेने जाएंगे तो इस बार और नेक्स्ट टाइम वो दोनों सर्विसेज में अंतर होगा। क्यों? क्योंकि हर बार उसको एक नया ही सर्विस परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्विसेज जो परफॉर्म करना पड़ेगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, यानी जैसे जब जो अलग अलग टाइम अलग अलग टाइप का आपको सर्विस मिलेगा, ठीक है, यानी कुछ जरूर चेंज होगा। यही बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट होगा, और ये डिपेंड किस चीज पे करेगा, कि जो वो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा सर्विस देता है, ठीक है। अगला है हमारा इनसेपरेबिलिटी। थर्ड आई है हमारा इनसेपरेबिलिटी, यानी जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द simultaneous activity of production and consumption being performed. This makes the production and consumption services seems to be inseparable, यानी जहां से प्रोडक्शन हुआ और कंजम्पशन हुआ उन दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। While we can manufacture a car today and sell it after say a month, ठीक है, यानी अगर आज आपने कोई कार बनाया, अब हो सकता है एक महीना बाद, 2 महीना बाद, 10 महीना बाद, 1 साल बाद कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्विस देना है तो आप जैसे ही सर्विस आपने
प्रोड्यूस किया, सर्विस क्या किया आपने, प्रोड्यूस किया, वैसे ही वो कंज्यूम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि जैसे सपोज करिए आप डॉक्टर के यहाँ गए उसका सर्विस लेने, मेडिकल सर्विस लेने, तो डॉक्टर जैसे ही आपको एडवाइस करना शुरू किया, यानी उसने अपना सर्विस को प्रोड्यूस करना शुरू किया और उसी टाइम आपको भी वो सर्विस लेना है, यानी आप भी कंज्यूम उसी टाइम करेंगे। ठीक है, यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक ही टाइम पे होता है इसमें, लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, अलग अलग टाइम हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या कि सर्विसेज प्रोवाइडर may design a substitute for the person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remains a key features for the services. ठीक है, automated teller services may replace the banking clerk for the front office activity like cash withdrawal and check deposit, but at the same time the presence of the customer is required and his her interaction with the processes has to be managed. ये irrelevant है हमारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्थ आई है इन्वेंट्री लेस, यानी इसमें कोई इन्वेंट्री नहीं होता है, या होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, सर्विसेज हैव लिटिल और नो इंटेंजिबल कंपोनेंट एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, यानी सर्विसेज जो हैं वो कोई इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट तो है नहीं कि उसको स्टोर किया जा सकता है, तो सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, that is services are perishable and providers can at best store some associated goods but not the services itself। देखिए एक बार जैसे सर्विसेज आपको मिल गया तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर किसी और को या आपको ही वो सर्विस चाहिए तो वो फिर से सर्विस प्रोवाइडर को आपको देना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे वो स्टोर करके रखा हुआ कि बाद में आप आएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। This means that the demand and supply needs to be managed and the services has to be performed as and when the customer asks for it। देखिए जब भी कस्टमर के पास डिमांड आया कोई सर्विस लेने का, उस टाइम ही सर्विस देना भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने स्टॉक में बना के रखती है और जैसे ही सेलर मांगने आता है उसको दे देती है। लेकिन सर्विस के केस में क्या होता है, सर्विस लेने के लिए ये जरूरी है कि जो सर्विस देने वाला वो भी खाली हो, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर एक टाइम पे एक ही कस्टमर को अपना सर्विस दे सकता है। यानी अगर आप किसी एक डॉक्टर को बोलेंगे तो एट अ टाइम वो एक ही पेशेंट को देख सकता है। अब वो बात अलग है कि अलग अलग एरिया पे टेलीविजन के थ्रू वो टेलीकास्ट हो रहा है तो बात अलग है, लेकिन वैसे आप लॉजिकली सोचे तो एक टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर केवल एक ही पेशेंट या कंज्यूमर को सर्विस दे सकता है। दे कैन नॉट बी परफॉर्म अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट, और ऐसा भी नहीं है कि पहले ही वो बना के एक सर्विस कहीं पे बन जाएगा कि बना के रख देगा और जब वो सर्विस लेने वाला आएगा उसको दे देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इन्वेंट्री है नहीं। फॉर एग्जांपल, a railway ticket can be stored but the railway journey will be experienced only when the railway provides it। यानी रेलवे टिकट तो आप हजारों खरीद सकते हैं, लेकिन रेलवे सर्विस जब लेंगे आप तो उस टाइम क्या होगा, जब ट्रेन चलेगी और वो ट्रेन एक ही टाइम पे चलेगी। ठीक है, अगला हमारा इन्वॉल्वमेंट, अगला हमारा आई है इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of services is the participation of the customer in the service delivery process। A customer has the opportunity to get the services modified according to the specific requirement। यानी कि अगर कस्टमर चाहे तो सर्विस प्रोवाइडर को बोल सकता है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा सर्विस चाहिए, और उस हिसाब से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने आप को चेंज कर लेगा, मतलब उस सर्विस को देते टाइम चेंज कर लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। ये सिमिलर ही होगा जो अभी तक हम 5 आई लेके आ रहे हैं ना, उसी से कुछ हद तक बनने वाला है, देखिएगा। ठीक है, पहला क्या है हमारा, पढ़ते हैं पहले ये। फ्रॉम द अबव it is clear that two main differentiating characteristics of services and goods are non-transferability of ownership and the presence of both provider as well as consumer। ठीक है, while goods are produced सर्विसेज आर परफॉर्म। गुड्स प्रोड्यूस होता है लेकिन सर्विस प्रोड्यूस नहीं होता, वो परफॉर्म होता है। ठीक है, यानी वो एक पर्सनल कैरेक्टर है, आर्ट है, तो वो परफॉर्म होगा। सर्विस इज एन एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन होम, यानी उसमें जो सर्विस खरीदता है वो कहीं सर्विस घर पे नहीं लेके जाता है। ठीक है, उसको कोई ऑनरशिप प्रोडक्ट है नहीं कि आप घर पे लेके चले जाएंगे। व्हाट वी कैन टेक होम इज द इफेक्ट ऑफ द सर्विस। आप
घर क्या ले जाते हैं, वो एक्सपीरियंस लेके जाते हैं ना, उस सर्विस से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, बस वो वही आपके साथ जाने वाले। एंड एज द सर्विसेज आर सोल्ड, as the services are sold at the consumption point, there are no inventory। और सर्विसेज जब आप लेते हैं, अवेल करते हैं, तो वहां पे कोई भी इन्वेंटरी यानी फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता। ऑन द basis of above features we can have following points of distinctions between goods and services। और इस बेसिस पे फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंस है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। ये हो गया हमारा बेसिस, ये है सर्विसेज और ये है गुड्स। नेचर क्या है, एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस। ये क्या है, एन एक्टिविटी है या प्रोसेस है। ऑन दी अदर हैंड गुड्स क्या होता है, एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। टाइप हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस, यानी सर्विसेज हर बार सर्विस प्रोवाइडर जो देगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा, आज आप एप्पल आईफोन खरीदेंगे 11 तो हर बार जो खरीदेगा वो सेम ही होमोजीनियस ही प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन आज आप किसी डॉक्टर से सर्विस लेने जाएंगे और फिर कल जाएंगे, तो हो सकता है वही सेम डॉक्टर सर्विसेज अलग तरीके से दे। ठीक है, अगला है हमारा इंटेंजिबल। ये इंटेंजिबल होता है और ये टेंजिबल होता है, यानी ये सीनो टेस्ट नहीं होता है और ये सीनो टेस्ट होता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी वही बात है, डिफरेंट कस्टमर हैविंग डिफरेंट डिमांड। ठीक है, यानी इनकंसिस्टेंट होता है, कहने का मतलब वो टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा हर बार सेम ही होगा, स्टैंडर्ड डिमांड होगा। ठीक है, अगला है इंसेपरेबल। वही प्रोडक्शन और कंजम्पशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेपरेट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेपरेट हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसको इनकंसिस्टेंट को दूसरे तरीके से समझिए। अगर मेरा कोई गुड्स है तो हर बार अगर कोई बंदा आईफोन 11 खरीदने आएगा, जो भी आएगा उसका उसके दिमाग में एक ही चीज है, क्या, कि मुझे आईफोन 11 ही खरीदना है। लेकिन जब यहाँ पे सर्विस लेने आता है तो हर किसी का अलग अलग मोटिव हो सकता है, हर एक का अपना डिमांड हो सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं इन्वेंट्री। यहाँ पे कैनॉट बी केप्ट इन स्टॉक, और इसको स्टॉकिंग किया जा सकता है। इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, सेल्फ सर्विस इन अ फास्ट फूड। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड जो कस्टमर है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसका, और इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज के रिगार्डिंग। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, व्हेन स्पीकिंग ऑफ द सर्विस सेक्टर, सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला बिजनेस सर्विसेज, यानी जहां पे पैसा कमाना हमारा मोटिव होगा। दूसरा हमारा सोशल सर्विसेज, यानी यहाँ पे सोशल बेनिफिट, सोशल कॉज के लिए सर्विस देंगे। और फिर पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस कहने का मतलब अपनों को सर्विस देना। दिस हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग पेजेस। आगे एक्सप्लेन है। पहला बिजनेस सर्विसेज, यहाँ पे जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो बिजनेस सर्विस ही है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। बिजनेस सर्विसेज, दोज सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सर्विसेज जो कि बिजनेस इंटरप्राइजेज यूज करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़िया से चला सके, उसको बिजनेस सर्विस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस के थ्रू बिजनेसेस लोन लेते हैं। इंश्योरेंस के थ्रू अपने प्रोडक्ट का, अपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा के उसका रिस्क ट्रांसफर करते हैं। ये सब बिजनेस सर्विसेज का एग्जांपल। आगे देखते हैं दूसरा हमारा सोशल सर्विस। Social services are those services that are generally provided voluntarily in pursuant to certain social cause। यानी यहाँ पे जो भी हमारा एम होता है वो क्या होता है, सोशल बेनिफिट देना। यानी बिना पैसे का कुछ सर्विस जब दोगे आप, उसको सोशल सर्विस बोलेंगे। ठीक है, सपोज करिए अगर कोई टीचर है वो फ्री में पढ़ा रहा है, तो उस केस में वो क्या हो गया हमारे लिए, वो सोशल सर्विस होगा। अगर वही टीचर पैसे लेके पढ़ाएगा तो वो बिजनेस सर्विस हो जाएगा। दिस सोशल गोल्स मे बी टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन और टू प्रोवाइड हेल्थ केयर and hygienic condition in the slum area. These services are usually provided voluntarily but for some consideration to cover their cost. For example, health care and educational services provided by certain NGOs and government agency. वही बात है। अगला है हमारा पर्सनल सर्विस। अच्छा एक सेकेंड, मैंने जो वो एग्जांपल लिया था कि अगर कोई टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, तो वो पर्सनल सर्विस का एग्जांपल है। देखिए नॉर्मली बिजनेस सर्विसेज में वो सर्विसेज हैं जो कि बिजनेसेस यूज करती हैं।
ठीक है, और इसमें मेनली यही 5 सर्विस आने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो भी सर्विसेज है वो कहाँ पे कवर हो जाएगा मेरा, पर्सनल सर्विसेज में, ठीक है। तो पर्सनल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। यानी अगर मैं कोई सर्विस दे रहा हूँ दूसरे कस्टमर को, हर बार मैं जो देखिए सर्विस का ही सिंपल सर्विस का ही एक फीचर है क्या कि इनकंसिस्टेंट होता है, यानी जिसको एक ही सर्विसेज अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से लग सकता है, ठीक है। दिस सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर, और सर्विस देने वाला भी कंसिस्टेंट नहीं होगा, वो भी एक बार सर्विस देगा, यानी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा एक सर्विस ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट यही पढ़ाया हुआ एक बच्चे को अलग लग सकता है और दूसरे बच्चे को अलग लग सकता है, ठीक है। They will differ depending upon the service provider. They will also depend upon the customer's preference and demand. ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि पहले तो सर्विस प्रोवाइडर कैसा है, यानी मैं भी ये चीज पढ़ा रहा हूँ और दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो पढ़ाया तो सेम चीज जा रहा है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर दोनों अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि जो बच्चा सेम बच्चा दोनों चीज को अलग अलग तरीके से समझे, ठीक है। वैसे ही दो चीज पे डिपेंड करता है क्या कि कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर क्या देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टूरिज्म हो गया, रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गया, रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, ये सब किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सब जो पर्सनल सर्विस है इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द business world, we will be limiting our further discussion to the first category of the service, that is the business services. हम इस चैप्टर को केवल बिजनेस सर्विसेज के एंगल से देखेंगे। देखिए जो भी सर्विसेज है उन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा। पहला बिजनेस सर्विसेज, उसमें केवल वही 5 सेक्टर आएगा, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। वो वही 5 सेक्टर है, 5 सेक्टर ऑफ सर्विस है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है ताकि बिजनेस सही तरीके से चले। याद करिए, अगर आपको याद आ रहा है चैप्टर 1, उसमें हमने क्या देखा था, एक्सुलरीज टू ट्रेड कौन कौन से थे, या टर्शियरी सेक्टर, वो सभी यहाँ पे कवर होते हैं बैंक वहां पे बिजनेस सर्विसेज में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा सोशल सर्विस हो गया। सोशल सर्विस में वो सारे कवर हो जाते हैं कौन कौन से, जो कि हमारे बिना किसी चार्ज के जो सर्विसेज होता है, और उसके अलावा जो भी सर्विस होता है वो कहाँ कवर हो जाएगा मेरा, वो सारा कवर हो जाएगा मेरा पर्सनल सर्विस में। अब इस चैप्टर को हम केवल बिजनेस सर्विसेज ही पढ़ने वाले हैं, यानी पर्सनल सर्विस और सोशल सर्विस, यहीं पे बस डेफिनेशन हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो देखते हैं बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ टफ कंपटीशन वेयर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल। आज का डेट वो है जो आज का दौर वो चल रहा है, जो सरवाइव कौन करेगा, जो फिट करेगा, यानी जो सबसे जल्दी चेंजिंग इन्वायरमेंट को अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कर लेगा, यानी फिट कर लेगा, वही सरवाइव करेगा। नहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और नहीं सबसे वीकेस्ट। फिट सरवाइव कौन करेगा, वही जो सबसे फिट बैठ जाए। यानी फिट कहने का मतलब कि जो भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर ले, यानी डिमांड के हिसाब से जो भी चलेगा, मार्केट में जो डिमांड चल रहा है उसके हिसाब से जो भी चलेगा वही सरवाइव करने वाला है, ठीक है। ये डार्विन्स थ्योरी है कि सरवाइव कौन करेगा, जो फिटेस्ट होगा। देयर इज नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड हेंस कंपनी टेंड टू स्टिक टू व्हाट दे कैन डू बेस्ट। यानी आज के डेट में कंपनी को अगर मार्केट में टिकना है, अभी हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हो बिजनेस स्टडी है, तो बिजनेस के ही पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी को भी टिकना है तो उसको बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी कम्पिटिटिव बिजनेस इंटरप्राइजेस आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। बिजनेसेस को बेस्ट सर्विस बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए, अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देने के लिए वो बहुत सारे स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज अवेल कर रही हैं, ठीक है। बिजनेस इंटरप्राइजेस लुक टुवर्ड्स बैंक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। पहला काम क्या करती है, वो बैंक से लोन लेने का काम करती हैं, ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस से अपने रिस्क को बियर करवाती हैं, ठीक है। यानी ठीक है, टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हैज असर्ड इन अ रैपिड चेंज इन द सर्विसेज सेक्टर इन इंडिया। देखिए, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, बाहर की जो भी कंपनीज थी वो इंडिया में आ गई और बेहतर उनका जो सर्विस है वो बेहतर है, ठीक है। तो इसीलिए जो रैपिड चेंज हो रहा है इंडियन सर्विस इंडस्ट्री में, वो भी ग्लोबलाइजेशन के वजह से
हो रहा है, ठीक है। इंडिया हैज बीन गेनिंग अ हाईली कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर कंट्री व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। एक बात आपको वैसे पता नहीं होगा, इंडियन सर्विस सेक्टर में बहुत आ गया है, ठीक है। यानी सर्विस सेक्टर जो है उसमें इंडिया का दबदबा है, ठीक है। यानी आज के डेट में ये जो भी सर्विसेज है वो बाहर की डेवलप्ड कंट्री को सर्विस कौन दे रहा है? इंडियन कंपनीज दे रही है, ठीक है। मेनी फॉरेन कंपनी आर लुकिंग टू इंडिया फॉर परफॉर्मिंग अ होस्ट ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बहुत सारी बाहर की फॉरेन कंपनी जो है वो इंडियन बिजनेसेस से बिजनेस सर्विस ले रही है, ठीक है। यानी सर्विस किससे ले रही है? इंडियन कंपनी से, ठीक है। दे आर इवन ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए कुछ कंपनी हैं जो बाहर की है, वो क्या कर रही है, देखिए एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, उसको अपना ऐड कराना है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना है। तो वो क्या सोचती है कि देखिए एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए उसको फिर से उसमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और उसको मेन फोकस, देखिए किसी भी कंपनी का मेन फोकस क्या होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बेहतर बने, कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से बने। अगर कोई कंपनी अगर अपने एडवर्टाइजमेंट में फोकस करना शुरू कर देगी तो फिर वहां से उसका फोकस प्रोडक्ट के बनाने से फोकस हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि कुछ कुछ काम जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, यानी जो सर्विसेज वो किसी और को दे भी सकती है, तो कंपनी उन सर्विसेज को किसी और कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी क्या बोलेगी कि आप मेरा ऐड करिए, किसी और भी कंपनी को जो ऐड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको अपने एड्स को ट्रांसफर कर देगी। अब वो कंपनी जो ऐड सर्विस जिसने लिया है वो क्या करेगी, अब इस कंपनी का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट वो कराएगी। इससे बेनिफिट दोनों को हो गया, जो ऐड वाली कंपनी है उसको इनकम भी आ जाएगा, और जो ये कंपनी है, देखिए कुछ भी बोला जाए, जो ऐड वाली कंपनी हो वो एडवर्टाइजमेंट में तो एक्सपर्ट है, तो उसके एक्सपर्टाइज का बेनिफिट इस कंपनी को मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि बहुत सारी जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में अपने कुछ पार्ट ट्रांसफर कर देते हैं, अपने बिजनेस ऑपरेशन के कुछ पार्ट्स ट्रांसफर कर देती है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि कस्टमर सर्विसेज जो बाहर की कंपनीज है ना, उनका कस्टमर सर्विस इंडिया से प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस का एक पार्ट, फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विसेज उसने ट्रांसफर कर दिया किसी इंडियन कंपनी को, और इंडियन कंपनी उसके कस्टमर सर्विस को परफॉर्म करेगी, ठीक है। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर, और वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं इस चीज को, ये जो प्रोसेस अभी हम लोग कब से एडवर्टाइजिंग और कस्टमर सर्विस बात कर रहे थे उसको बीपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब सर्विसेज को इन्होंने कितने पार्ट्स में बांटा है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, 5 पार्ट होता है। कौन कौन सा? पहला बैंकिंग हो गया, पहला हमारा बैंकिंग है, दूसरा इंश्योरेंस है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज। तो इन्हीं पांचों पे अब आगे ये बात करने वाले हैं, पहले बैंकिंग फिर इंश्योरेंस फिर ये सब होगा, ठीक है। तो ये बैंकिंग वाला कुछ ज्यादा ही लेंदी है, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में कवर कराऊंगा। वैसे भी ये वीडियो 30-32 मिनट का हो गया, तो इस वीडियो को यहाँ पे हम बंद करते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है अभी तक के जहां तक मैंने पढ़ाया उसमें, तो प्लीज कमेंट में मेरे से पूछ लीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो सजेशन भी दे दीजिए, ताकि कि फर्दर वीडियोस में मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मन करे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर थैंक यू वेरी मच, बाय।